आज अपने बात करेंगे किसी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और वो भी गाउस के नियम की सहायता से। ठीक है, यानी अब अपने को पढ़ना है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, यानी गाउस के नियम को उपयोग करके अलग अलग, जैसे कोई गोला है, कोई चकती है, वलय है, ठीक है, कोई तार है, कोई पट्टिका है, परत है, उन आदि के लिए अपने किस प्रकार से विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे उसका निर्धारण करना है अपने को गाउस के नियम के आधार। ठीक है, तो जब भी ये अपने डेरिवेशन करें उसके अंदर अपने को दो स्टेप यूज में लेनी है। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले उसके कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अपने किसी अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो पूरे संपूर्ण विद्युत क्षेत्र के लिए हमें उस विद्युत क्षेत्र का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन करने वाली चीजों क्या करना, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो एक सदिश राशि है, तो जोड़ने के लिए उसकी दिशा होना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, इसलिए अपने पहला काम, सबसे पहला किसी भी गोला हो, चाहे तार हो, चाहे पट्टिका हो, परत हो, कुछ भी हो, उनके कारण जो भी विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है उसके लिए सर्वप्रथम अपने को ज्ञात करना है उसकी दिशा। ठीक है, यानी सबसे पहले अपने उस जो भी वस्तु है उसके कारण उस विद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या करेंगे, निर्धारण करें। और विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करने के पश्चात अपने विद्युत क्षेत्र का मान निकालें। ठीक है, तो आज अपने करेंगे किसी अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर अपने को अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम अपने को ज्ञात करनी है उसके कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो जैसे मैंने मान लिया भी ये कोई अनंत रेखीय आवेशित तार है। ठीक है, अब अपने बात की थी आवेशित तार है, तो तार मतलब उसकी क्या आनी है, लंबाई। तो लंबाई के लिए अपने बात की थी हमेशा जो आवेश है वो वितरित होगा किस पे, उसकी लंबाई के अनुदिश। तो इसमें बात की थी अपने कौन से वितरण की, रेखीय आवेश वितरण। यानी इसका मैंने मान लिया इसका जो रेखीय आवेश वितरण है वो क्या है, Q है, या रेखीय आवेश वितरण है वो क्या है, लैम्डा। ठीक है, और मैं ये मान रहा हूं कि ये जो आवेशित तार है वो अनंत रेखीय यानी अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो इसके कारण अपने को विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मैंने मान लिया कि ये जो रेखीय तार है उस पे जो रेखीय आवेश घनत्व है, या फिर ये बोलूं रेखीय आवेश वितरण जो लैम्डा है, वो जो आवेश वितरण समांतर रूप से बांटा गया है उसे लिख रहा हूं लैम्डा से। और मैंने मान लिया इस पे कौन सा आवेश वितरित किया गया है, प्लस। ठीक है, अब अपने यहाँ पे दो प्रकार से पहला काम, अगर गाउस का नियम लगाना है तो गाउस के नियम के साथ साथ यहाँ पे अपने को कूलाम का नियम भी लगाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अपने को अगर विद्युत क्षेत्र गाउस के नियम के आधार पे ज्ञात करना है तो उससे पहले अपने को विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना पड़ेगा। विद्युत फ्लक्स दो तरीके से ज्ञात करेंगे, एक ज्ञात करेंगे गाउस के नियम के आधार पे यानी Q/ε0 से, और दूसरा अपने जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान ज्ञात करेंगे E.ds से। ठीक है, यानी अपने को दो विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने हैं, एक तो कूलाम के नियम की सहायता से जो अपने लिखते हैं E.ds, और बाद में जो दूसरा है गाउस का नियम उसके आधार पे। और इन दोनों फ्लक्स को एक दूसरे क्या रखना है, बराबर, जहां से मान निकाल जाएगा E का। ठीक है, यानी सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे देखनी है E की दिशा। तो अगर E की दिशा का निर्धारण करूं तो ये प्लस है, तो अपने E की दिशा के लिए बात की थी। E की दिशा का मतलब जिस बिंदु पे E का मान ज्ञात करना है उस बिंदु पे सदैव कितने कूलाम रखा जाएगा, प्लस का 1 कूलाम, ताकि प्लस रखने के कारण जो F और E है दोनों की दिशा क्या रहे, समान रहे। इसलिए यहाँ पे मैंने इस बिंदु P रख लिया, जिस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा का मान क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, अब अगर अपने बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा की, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा के लिए अपने बात की थी 1 कूलाम आवेश रखना है, और 1 कूलाम आवेश रखने के पश्चात उस पर बल देखना है। जो दिशा बल की आएगी वही दिशा आएगी विद्युत क्षेत्र की। तो ये जो बल है वो होता है कूलाम बल, यानी अपने को इस पे जो बल देखना है बिंदु पे वो कूलाम बल होगा। और अपने को एक चीज पता है कि कूलाम बल कभी भी संपूर्ण आवेश के लिए लागू नहीं होता, वह हमेशा बिंदु आवेश के लिए क्या होगा, मान्य। इसका मतलब ये है कि मुझे इस जो लैम्डा है, जो ये तार है, उसका जो आवेश है यह संपूर्ण आवेश में इस पर एक साथ नहीं लगा सकता, उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे क्या करने पड़ेंगे, अल्पांश। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा देखने के लिए बल देखना पड़ेगा, और बल देखने के लिए अपने को बिंदु आवेशों के रूप में उसे क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने क्या किया,
इस तार से इसकी दूरी मैंने मान ली x है, बिंदु P जिस पे अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, उस बिंदु की दूरी कितनी है x। तो इसके आधार पे मैंने इसके दो अल्पांश माने, एक अल्पांश तो ये मान लिया जिसका मान क्या है dq और लंबाई क्या है dl, ठीक है। तो इसके कारण अगर विद्युत क्षेत्र का मान देखूं तो अपने को ये पता है ये प्लस का है, ये भी कितने कूलम प्लस का 1 कूलम, ताकि विद्युत क्षेत्र की दिशा और F की दिशा क्या है समान। तो ये dq है वो प्लस 1 कूलम को क्या करेगा प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित करने का मतलब इसके बल की दिशा होनी चाहिए, इसको मैंने लिखा de, ठीक है। लेकिन अपने को ये पता है भी अगर मुझे दिशा देख रहे हैं तो दिशा का मतलब ये देख रहे हैं भी जो सारे डीई है उनकी दिशा समान आ रही है या फिर क्या आ रही है अलग अलग। तो उसके लिए अपने को सबसे पहला काम इस चीज का दोबारा निर्धारण करना पड़ेगा। तो एक डीक्यू के कारण आ गया तो दूसरा डीक्यू बिल्कुल इसके क्या ले लेते हैं विपरीत। तो मैंने जितनी ऊंचाई पे ये था उतनी गहराई पे ये दूसरा आवेश ले लिया डीक्यू, जिसकी लंबाई भी क्या है डीएल, यानी सेम टू सेम उसके जैसा। तो ये जो dq आवेश है वो इस आवेश को क्या करेगा प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित करने का मतलब ये ऐसे आना चाहिए, ये भी क्या आएगा de, क्योंकि ये दूरी आ रहा है तो ये भी दूरी क्या आएगी r, क्योंकि दोनों अपने समान माने, ठीक है एकदम एक जैसे। तो अगर मैं ये देखूं तो दोनों de की दिशा क्या है अलग अलग है, तो दोनों de की दिशा अलग अलग होने का मतलब ये है भी मुझे de का सीधा समाकलन नहीं कर सकता, और अगर सीधा समाकलन नहीं कर सकता तो उनको जोड़ना है या घटाना है उसका निर्धारण किया जाएगा उनकी दिशा के आधार पे। तो अगर मैं यहां देखूं तो दोनों की दिशा न तो विपरीत और न ही समान। तो अगर दो सदिश न तो समान दिशा में हो और न ही विपरीत दिशा में, तो उस स्थिति में अपने क्या करते हैं उसके क्या लेते हैं घटक लेते हैं। तो इसलिए मैंने एक अक्ष तो माना ये और दूसरा अक्ष माना ये, जिसके आधार पे अपने इसके क्या लेंगे घटक। तो मैंने ये कोण मान लिया थीटा, तो ये कोण थीटा है तो नीचे वाला कोण भी कितना होगा थीटा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। ये कोण थीटा तो ये सामने वाला भी थीटा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण थीटा तो इसके सामने वाले ये कोण भी क्या आएगा थीटा, क्योंकि ये भी कौन सा कोण है शीर्षाभिमुख। तो अब अपने डी के घटक ले सकते हैं, तो डी का ये घटक कितना आएगा ये आएगा डी कोस थीटा। क्यों आएगा क्योंकि कोई भी सदिश जिस भुजा के साथ कोण थीटा बनाता है वह किस में आता है सदैव कोस में, तो ये तो आया कोस, तो ये जो बच गया वो आया डी साइन थीटा। इसी प्रकार अगर ऊपर वाले डी के घटक देखो तो ऊपर वाले डी का ये घटक तो आएगा डी कोस थीटा, क्योंकि इस रेखा के साथ वह थीटा कोण बना रहा है, और जो ऊपर वाला घटक आएगा वो आएगा डी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं इस घटक के अनुसार देखूं तो इन घटकों के अनुसार जो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा है वो घटक एक दूसरे क्या है विपरीत है, और उनके मान भी क्या है बराबर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे निरस्त, जबकि जो डी कोस थीटा घटक है उनकी दिशा क्या है समान है। तो दिशा समान होने के कारण ये एक दूसरे ये क्या करेंगे आपस में जुड़ जाएंगे। इसलिए अगर मैं अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण देखूं तो उसके कारण जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है उसके क्षैतिज घटक तो परस्पर जुड़ जाते हैं क्योंकि उनकी दिशा समान है, जो कि डी कोस थीटा है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है यानी डी साइन थीटा वाले घटक इन दोनों की दिशा क्या है एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब ये है ये एक दूसरे को क्या करेंगे निरस्त, ठीक है। तो होता है अपने ये चीज देख सकते हैं भी ये जो ई है ई का परिणामी जो है यानी परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो ऊर्ध्वाधर दिशा में प्राप्त न होकर कौन सी दिशा में प्राप्त होना चाहिए क्षैतिज में, क्योंकि क्षैतिज वाले जो घटक हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके आधार पे अपने निर्धारण कर लिया उसकी दिशा का, ठीक है। तो यहां तक अगर अपने बात करें तो डी साइन थीटा कट रहे हैं, इसका मतलब इस तार के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उस परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में होगी क्षैतिज दिशा में होगी, इसकी दिशा ऊर्ध्वाधर में नहीं होगी किसमें क्षैतिज में। तो अपने दिशा का निर्धारण तो कर लिया, यानी इसके जो भी घटक आएंगे वो किस दिशा में आएंगे क्षैतिज दिशा, ठीक है। तो अब अपने को बात करनी है उस विद्युत क्षेत्र के परिणाम की, ठीक है, यानी उसका परिमाण कितना आता है, ठीक है। तो दिशा का निर्धारण हो गया, यानी जो तार है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा आएगी क्षैतिज दिशा में। तो इसलिए मैंने ये अनंत रेखीय अगर आवेशित तार माना तो उस अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो किस दिशा में आएगा क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होगा, क्योंकि अपने परिणामी की बात करें कि परिणामी इस तरफ है। अब अपने को मान याद करना है ई का, तो ई का मान ऐसे कर सकते हैं डी कोस थीटा का मान निकालें और उसका क्या करते हैं
समाकलन, लेकिन उसको ऐसे नहीं करना क्योंकि इस ई का मान अपने को निकालना है गाउस के नियम के आधार। ठीक है, तो मैंने मान लिया इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है और इस पे आवेश कौन सा है, प्लस। अब अपने ई के मान को ज्ञात करना, लेकिन किसकी सहायता से, गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस के नियम के अंदर अगर अपने बात करें तो कहीं भी गाउस का नियम लगाएं तो गाउस के नियम में सबसे पहली चीज अपने को जिस भी चीज के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है या जिस भी वस्तु के ऊपर अपने गाउस का नियम लगाना है, सबसे पहले उसके ऊपर अपने को एक गाउसियन पृष्ठ मानना है। गाउसियन पृष्ठ का मतलब ये है भी उस आवेश को चारों ओर से क्या कर सकूं, बंद। तो अगर मैं बात करूं किसी रेखीय आवेश की, तो रेखीय आवेश को चारों ओर बंद किया जा सकता है किसी बेलनाकार आकृति के जरिए। ठीक है, जैसे ये रेखीय आवेश है, अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं तो ये चारों ओर से ढक सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है भी मैंने क्या माना, भी ये जो तार है उसकी मैंने गाउसियन पृष्ठ मानी, कैसी, बेलनाकार। मैंने गाउसियन पृष्ठ मान ली बेलनाकार, जिसकी त्रिज्या तो है कैपिटल आर और लंबाई है कितनी, मान लो एल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक गाउसियन पृष्ठ माना उस तार के लिए, उस तार के लिए गाउसियन पृष्ठ माना बेलनाकार, क्योंकि किसी भी रेखा को अपने किसी बेलन के द्वारा क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। तो मैंने अनंत रेखीय आवेशित तार के लिए गाउस पृष्ठ माना, कैसी आकृति, बेलनाकार, जिसकी त्रिज्या आर है और लंबाई क्या है, एल। अब यहाँ पे अपने को सबसे पहले मान निकालना है फ्लक्स का, यानी सबसे पहला फ्लक्स का मान अगर मैं ज्ञात करूं तो मैंने लिखा फाई। तो फाई अगर लिखूं तो अपने बात की फाई को लिखते हैं ई डॉट एस। अब एस के लिए उस ई के या फाई के कितने टुकड़े होंगे उसकी बात की थी, वो निर्धारित करता है उसका जो एस है, जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा पर। यानी क्षेत्रफल सदिश की दिशा अगर बदल रही है तो फाई की दिशा भी, फाई का मान भी अपने क्या करेंगे, बदलेंगे। तो अगर मैं बेलनाकार आकृति देखूं तो बेलनाकार आकृति के तीन क्षेत्रफल की बात करते हैं, एक ऊपर वाली वर्ताकार, एक नीचे वाली वर्ताकार और एक बार वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर एस की बात करूं तो किसी बेलन के लिए तीन एस लिखे जा सकते हैं, एक उसको ऊपर वाला वर्तीय क्षेत्रफल, एक नीचे वाला वर्तीय क्षेत्रफल और एक उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी यहाँ पे जो फाई है वो फाई आएंगे तीन, फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई टू। फाई वन प्लस फाई टू प्लस फाई थ्री की बात करूं तो इसको लिख सकता हूं ई डॉट एस वन, इसको लिखा जा सकता है ई डॉट एस टू और इसको लिखा जा सकता है ई डॉट एस थ्री। और अगर डॉट ओपन करें तो डॉट के लिए क्या लिखा सकते हैं, कोस थीटा। तो इसको लिख सकता हूं मैं ई एस वन कोस थीटा वन प्लस ई एस टू कोस थीटा टू प्लस ई एस थ्री कोस थीटा थ्री। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री की, तो थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री होता है ई और एस के मध्य बनने वाला कोण। तो यहाँ पे अगर एस देखूं तो एस की दिशा होती है हमेशा उस तल के लंबवत। तो अगर ये बेलनाकार आकृति है तो इसके ऊपर वाला जो वर्ताकार है और जो नीचे वाला वर्ताकार है उसका क्षेत्र, ऊपर वाले का वर्ताकार क्षेत्र, ऊपर वाले जो वर्ताकार है उसका क्षेत्रफल सदिश आएगा ऊपर की ओर, क्योंकि वो हमेशा तल के लंबवत और किधर होता है, बाहर की ओर होता है। यानी इसका क्षेत्रफल सदिश तो आएगा ऊपर, जिसको मैंने किससे लिख दिया, S1 से। नीचे वाले का आएगा नीचे की तरफ S2 और इसका इस तल के लंबवत यानी किस साइड है, बाहर, ये आया S3। तो अगर मैं S1 S2 S3 देखूं तो तीनों तल के लंबवत और हमेशा किस ओर है, बाहर की ओर। तो अगर S1 S2 S3 देखूं तो अब अपने मान रख सकते हैं इसका। तो अगर मैं लिखूं ES1 कोस थीटा वन की अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा वन का मतलब है E और S1 के मध्य बनने वाला कोण। E ये रहा, S1 ऊपर की साइड रहा, यानी कोण कितने डिग्री दिख रहा है अपने को, 90 डिग्री, क्योंकि E ऐसे और S1 ये, यानी कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो आया कोस 90 प्लस ES2 के लिए अगर मैं देखूं तो ES2 नीचे की तरफ और E इस तरफ है, इसका मतलब इनके मध्य कोण भी कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो ES2 ये भी कोस है 90। तीसरे की अगर बात करूं ES3, तो जो कोस है, कोस के कौन वैल्यू कितना आएगा, 0, कोस 0 आना चाहिए, क्योंकि E और S3 है, दोनों की दिशा क्या है, समान है, कोस 0। तो कोस 90 0, ये भी कोस 90 0 और कोस 0 1, यानी ये बच गया ES3। तो अगर मैं फाई की बात करूं तो फाई आना चाहिए ES3। तो जो ये S3 है वो बच गया अपने पास उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी बेलन का क्या लिखा जाता है, किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा जाता है 2 पाई RH। ठीक है, यानी इसको लिख सकता हूं फाई इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई
आर और एच यानी उसकी ऊंचाई, और एच ऊंचाई की जगह क्या लिया अपने एल, तो मैंने लिख दिया E इंटू 2πr इंटू एल। 2πr लिखा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फाई का वैल्यू आ गया। अब अगर मैं गाउस का नियम की बात करूं तो गाउस का नियम ये बात कहता है जो फाई है वो क्या होना चाहिए, Q बटे एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाउस का नियम यही तो बात कहता है जो फ्लक्स है वो हमेशा होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, तो फाई लिखना चाहिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट, जबकि अपने अकॉर्डिंग फाई है E गुणा 2πr l, तो मैं इसको लिख सकता हूं फाई की जगह E गुणा 2πr l बराबर किसके, Q बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गाउस के नियम के फाई आर से Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और अपना जो फाई आ रहा है वो आ रहा है E गुणा 2πr l। तो यहाँ पे अगर बात करूं E की, तो E कितना आया Q बटे 2πr l, और नीचे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर Q की बात करूं तो Q को क्या लिख सकते हैं, अपने बात करते हैं अगर लैम्डा की, तो लैम्डा को लिखते हैं Q बटे L, तो Q को लिखा जा सकता है लैम्डा गुना L, तो इसलिए मैंने Q को लिखा लैम्डा गुना L, और नीचे आएगा 2π एप्सिलॉन नॉट R, और क्या आया L, तो L से L कैंसिल आउट, तो ये बच गया लैम्डा बटे 2π एप्सिलॉन नॉट R। ये आता है किसी भी तार के कारण उत्पन्न होने वाला विद्युत क्षेत्र। इसको ऐसे ना लिख के अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 लैम्डा, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करो कितना हो गया 4π एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, तो अगर अपने 2 से देखें तो नीचे 2 ही तो है, तो इसको ये लिखा जा सकता है 2 लैम्डा बटे R और गुणा में 1 बटे 4π एप्सिलॉन नॉट, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट किसे लिखते हैं K को, तो इसको लिख सकते हैं अपने E बराबर 2K लैम्डा बटे R। अगर मैं इस सूत्र को देखूं 2K लैम्डा बटे जो R है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो ये जो E है, जो आवेश, जो विद्युत क्षेत्र है वो आवेश के मान पर निर्भर नहीं कर रहा, वो निर्भर कर रहा है उसके रेखीय आवेश वितरण पर। ठीक है, इसलिए अगर अपने बात करें E और लैम्डा के मध्य का ग्राफ, तो E और लैम्डा के मध्य का ग्राफ क्या आना चाहिए, एकदम है सीधी रेखा, क्योंकि एक दूसरे क्या है समानुपाती। और अगर मैं बात करूं R और E के मध्य के ग्राफ, तो R और E के एक दूसरे क्या है व्युत्क्रमानुपाती, यानी वो ग्राफ कैसा आएगा, आयताकार है, अतिपरवलय। तो अगर मैं E और R के मध्य ग्राफ बनाऊं तो वो तो आएगा आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, और अगर मैं बात करूं E और लैम्डा की तो आएगा सीधी रेखा। ठीक है, तो इस आधार पे अगर अपने विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है गाउस के नियम का अनुप्रयोग करके, तो सबसे पहला काम विद्युत क्षेत्र की दिशा का निर्धारण करो, और दिशा का निर्धारण करने के बाद अपने उसका मान ज्ञात करना है। और मान पहले तो गाउस के पहले अपने E बराबर लिखना है, फाई बराबर लिखना है E डॉट ds, यानी उसके आधार पे फाई निकालो, और वो फाई किसके बराबर होना चाहिए, Q बटे